हेलो माय डियर चैंपियंस एंड क्लास 12 के समझदार बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल एफएम मैथमेटिक्स में। और आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं जो सीरीज़ हमने स्टार्ट करी थी और जिसके मैंने सारे बेसिक आपको समझाए, एडिशन से लेकर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस तक। तो फाइनली आज हम लोग एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं सबसे आसान तरीके से। तो यहाँ पर टाइम वेस्ट हमें लगता है नहीं करना चाहिए, तो लेट्स गो। पहली है बच्चों एक्सरसाइज 3.1। जब मैंने आपको पहला लेक्चर लिया था, पहला दूसरा जो भी था, और वहाँ पे मैंने आपको टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस वगैरह और जो मैट्रिसेस का इंट्रोडक्शन दिया था, कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिसेस, तो उस कॉन्सेप्ट से ये बाकी के सारे क्वेश्चन आपके हो गए थे। बट मुझे लगता है दो क्वेश्चन अभी यहाँ पर ऐसे हैं जो मैंने आपको नहीं पढ़ाए हैं। एक है आपका, यहाँ से मैंने फ़ोन में एक्सरसाइज निकाल ली है बेटा, तो क्वेश्चन नंबर 2 है एक आपका। तो मुझे लगता है क्वेश्चन नंबर 2 हमें एक बार जरूर देखना चाहिए एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.1 से। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ अ मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स, इफ अ मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स, ठीक है, व्हाट आर पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव, यानी कि पॉसिबल ऑर्डर्स हमें निकालने में, शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूं। और आगे लिखा है व्हाट इफ इट हैज 5 एलिमेंट्स, क्या होगा तब जब इसके पास सिर्फ 5 एलिमेंट होंगे। व्हाट इफ इट हैज 5 एलिमेंट्स। तो आप बच्चों बहुत अच्छे से जान चुके होंगे अब जो ऑर्डर होता है, ऑर्डर वो हम जनरली m इंटू n से प्रेजेंट करते हैं। m का क्या मतलब होता है, नंबर ऑफ रोज, n का क्या मतलब होता है, नंबर ऑफ कॉलम। अगर अभी तक आपने अपना बेसिक क्लियर नहीं किया है मैट्रिसेस का और आप पहली बार इधर आए हैं, इस वीडियो लेक्चर को देख रहे हैं, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है पूरी प्लेलिस्ट का, पहले जाओ अपने बेसिक क्लियर कर लो। बेसिक क्लियर है तो बिल्कुल देखो, बिंदास देखो। तो रोज इंटू कॉलम की जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। सबसे आसान बढ़िया तरीका है। अब ऐसे कौन से दो नंबर हैं जिनकी मल्टीप्लाई करके मैं टोटल एलिमेंट बना लूँ। टोटल एलिमेंट है 24। तो बहुत ही आसान तरीका है, 1 इंटू 24, एक रो 24 कॉलम, जिसको हम रो मैट्रिक्स बोलते थे जनरली। 2 इंटू 12, एक एक करके बढ़ाते जाओ, आपको खुद मिलता जाएगा दूसरा नंबर। अगर यहाँ 3 कर दोगे आपका तो 3 8 24 होता है। अगर यहाँ 4 कर दोगे तो 4 6 24 होता है। अब इसका उल्टा करके आ जाओ, यानी कि 4 इंटू 6 की जगह 6 इंटू 4 कर दो, दूसरा 8 इंटू 3 कर दो, और तीसरा 12 इंटू 2 कर दो, और नेक्स्ट 24 इंटू 1 कर दो। तो बेटा 4 ऑर्डर ये बने और 4 ऑर्डर ये बने। तो अगर कोई ऐसी मैट्रिक्स है जिसमें 24 एलिमेंट हैं तो उसके 8 ऑर्डर पॉसिबल हो सकते हैं। तो ये 4 रहे और ये 4 रहे, ये हमारा आंसर हो गया। अब अगर वो कह रहे हैं अगर 5 एलिमेंट्स होते तब क्या होता, तो 5 के लिए यहां कर देते हैं भाई। 5 तो एक प्राइम नंबर है जिसके 2 ही फैक्टर होते हैं, 1 और 5, लेकिन हमें प्रोडक्ट में लेना है तो प्रोडक्ट 5 इंटू 1 भी हो सकता है। तो इसके सिर्फ 2 ऑर्डर पॉसिबल है, या तो ये रो मैट्रिक्स बनेगी या तो ये कॉलम मैट्रिक्स बनेगी। बिल्कुल बिंदास समझ में आ चुका होगा। एक क्वेश्चन मैं और समझता हूं कि एक्सरसाइज 3.1 से हमें करना चाहिए, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10। तो भाई क्वेश्चन नंबर 10 भी देख लो, फिर देरी किस बात की है। बहुत जल्दी जल्दी हम लोग इसको फिनिश करने वाले हैं, चिंता करने की कोई बात नहीं। जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे आज करा दिए जाएंगे। जितना भी टाइम होगा लेक्चर का, उसमें जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे आज करा दिए जाएंगे, चिंता की कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 10 मैंने बोला, क्वेश्चन नंबर 10 इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। इसको हमें देखना चाहिए बच्चों एक बार। अच्छा सर देखना चाहिए, तो सर प्लीज देखिए क्या है, द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस। अच्छा जी, कुछ दम लग रहा है इसमें। द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस। अच्छा, पॉसिबल मैट्रिसेस कौन से आ गई है, ऑफ ऑर्डर 3 इंटू 3 विद ईच एंट्री जीरो और 1। ये जो किताब है ना, किताब मैं इसको माँ बुलाता हूँ, माँ। सारे कॉन्सेप्ट की, सारी किताबों की माँ ये। किसी दूसरी रेफरेंस किताब में नंबर ऑफ क्वेश्चन जरूर ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन एनसीईआरटी जैसा क्वेश्चन कोई नहीं बना सकता। क्वेश्चन बनाने का आइडिया लोगों ने एनसीईआरटी से लिया है, बहुत सारे राइटर्स ने, इवन सभी ने कह सकते हैं। एनसीईआरटी पैटर्न्स पे ही वो बनाते, बस नंबर ऑफ क्वेश्चन किताबें मोटी कर दी हैं बस।
नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ा दिए हैं, महंगी बेच रहे हैं किताबें। तो एनसीईआरटी एक बार कर ली अगर आपने ठीक से ना, और एनसीईआरटी पढ़ने का भी तरीका है, एनसीईआरटी को खोलना पड़ता है। अगर एक टाइप का क्वेश्चन उसमें एनसीईआरटी में आ रहा है तो उस टाइप के सारे क्वेश्चन आप दूसरी किताबों से कर डालो, प्रैक्टिस कर लो। ये एनसीईआरटी पढ़ने का तरीका है। एनसीईआरटी पढ़ने का मतलब नहीं कि वही क्वेश्चन आएंगे, उसी कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन आएंगे, इस बात की गारंटी है, उसी कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन आएंगे। तो चलो भाई इस क्वेश्चन पर ध्यान दे लेते हैं। एक ऐसी मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 3 × 3 है, तो 1 2 3 1 2 3 1 2 3, सीधी सी बात है, हो गया भाई, कुछ भी नाम दे लो। यानी कि यहाँ पे 9 एंट्री होंगी और 9 एंट्री में आप 0 और 2 कोई 0 और 1 कुछ भी भर सकते हो यहाँ पर। यानी कि हर एंट्री को भरने के 2 पॉसिबल ऑप्शन है, 2, फिर दूसरे वाली में भी 2। क्लास 11th में परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन जब आए थे तो सबसे पहले मैंने पढ़ा था प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन, कि मल्टीप्लीकेशन से भाई कैसे बना सकते हैं, कैसे, देखो कैसे याद आ रहा है आपको, 3 डिजिट का नंबर बनाओ 1 2 3 4, रिपीटेशन अलाउ नहीं है। अब रिपीटेशन अलाउ नहीं, 3 डिजिट का नंबर बनाओ, डिजिट ये है, तो यहाँ चारों में से कोई नंबर आ सकता है, या तीनों में से कोई आ सकता है, और यहाँ बाकी बचे 2 में से कोई आ सकता है। तो 4 3 12 2 24, 24 नंबर बन सकते हैं, याद आ रहा है। अब अगर रिपीटेशन अलाउ हो जाए कि रिपीटेशन अलाउ है, तो चारों में से कोई सा यूज कर लो, चारों में से कोई सा यूज कर लो, चारों में से कोई सा यूज कर लो, तो यह नंबर होगा 64। ये सब हमने क्लास 11 में सीखा था बच्चों, बस मैं आपको थोड़ा सा याद दिला रहा हूं। तो 0 और 1 इन्होंने कहा, और का मतलब क्या होता है भाई, या तो 0 हो या 1 हो, मतलब रिपीटेशन इज अलाउड। जब रिपीटेशन अलाउ होता है तो जितनी एंट्री होती है उतनी बार मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हमारे पास 9 एंट्री हैं, और मतलब 9 खाली जगह है और 2 एंट्री हैं, तो 2 को 9 बार रिपीट करोगे, 2 × 2 × 2, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 9, दैट इज 512। तो एक ऐसी मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर 3 × 3 और आप एंट्री करोगे 0 और 1, तो 512 आपकी मैट्रिक्सेस पॉसिबल हो सकती है। सपोज कर लो एक तो ये हो गई 0 0 0 0 0 0 0 0 0। अब एक में मैं यहाँ 1 कर दूं, 2 बन गई, एक में यहाँ 1 कर दूं, यहाँ ही 0 रहने देखूं, 3 बन गई, एक में दोनों में 1 1 कर दूं, 4 बन गई, कितनी सारी बन जाएंगी, एक में यहाँ 1 कर दूं, एक में यहाँ 0 कर दूं, इस तरीके से बहुत सारी बन जाएंगी। बना भी नहीं पाओगे इतनी सारी, लेकिन मैंने हिंट दिया है आपको। तो इस तरीके से 512 मैट्रिसेस पॉसिबल होंगे। अब मैं यहाँ पे एक छोटा सा एक फॉर्मूला दे देता हूं आपको। जितने आपका ऑर्डर है उस मैट्रिक्स का और जितनी आपकी एंट्री, अगर आपको बनाना है नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिसेस, अब ये देखो मेन बात अब आ रही है। अब ये किसी ने बताया हो तो बताना हमें, नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिसेस, जो भी एंट्री दे रखी होंगी आपकी कि ये एंट्री लगी है और सारी रिपीटेशन अलाउड होंगे, तो नंबर ऑफ मैट्रिसेस आपकी बनेंगी क्या, जितनी एंट्रीज होंगी आपकी, नंबर ऑफ एंट्रीज, यहां पे 2 एंट्रीज हैं आपकी, और उसकी पावर में m × n लिख देना। m × n क्या है, उस मैट्रिक्स का ऑर्डर, जिस ऑर्डर की मैट्रिक्स बनानी है। तो मजे की बात हुई कि नहीं हुई, ये फॉर्मूला बताओ भैया एनसीईआरटी में कहां मेंशन है। तो अब यहां से आप अंदाजा लगा लो कि एनसीईआरटी सॉल्यूशन नहीं कराने वाला हूं मैं। ऐप डाउनलोड करो, नेट पे ढूंढ लो यार, एनसीईआरटी सॉल्यूशन भरे पड़े हैं। क्या ये सारी बातें बताई गई होंगी, क्या उस सॉल्यूशन में कोई अंडरस्टैंडिंग डेवलप करी होगी आपकी, सिर्फ वहां पे आंसर और क्वेश्चन दे रखे हैं। तो अब इसी टाइप से आपको इस सीरीज को कंटिन्यू करना है और बहुत सारी बातों को सीखना है। अब आपको डिफरेंस समझ में आ जाना चाहिए कि मैं यहां पे आपको क्या पढ़ाने वाला हूं, क्या क्या चीजें बताने वाला हूं। तो ये लेक्चर बड़ा ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 3.2 की तरफ। तो अब देखेंगे 3.2 में कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और कौन से क्वेश्चन हमें करने चाहिए। तो अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.2। इसमें मल्टीप्लिकेशन के भी गेम है, एडिशन का, सब्ट्रैक्शन का, सारा गेम इसमें होने वाला है, और स्केलर मल्टीप्लिकेशन का जो मैं सब पढ़ा चुका हूं आपको। अगर अभी भी आपने लेक्चर नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देख सकते हो। तो पहला वाला जो क्वेश्चन है इसमें करेंगे मल्टीप्लिकेशन, जरूर दोबारा एक बार कराना चाहूंगा। रो की मल्टीप्लाई कॉलम से सिखाया था, लास्ट वाली वीडियो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, अभी भी नहीं देखा है तो देख लो जाके। तो यहां पे लेट ए इक्वल टू क्या दे रखा है भाई, 2 4 रो वाइज 3 2, और बी मैट्रिक्स दे रखी है 1 3 -2 5, और एक सी मैट्रिक्स दे रखी है -2 5 3 4। a + b पूछा है, a - b पूछा है, 3a - c, तीनों में से कुछ नहीं निकालने वाले हैं।
फोर्थ निकालने वाले हैं ए बी। मैंने क्या कहा था, काम काम की बातें करेंगे। और पांचवा बी ए, और मैंने आपको बताया था जनरली ए बी नॉट इज इक्वल टू बी ए। ये मत सोचना कि मैट्रिक्स में दोनों इक्वल होते हैं, ये भी मैं आपको क्लियर कर चुका हूं पहले ही। तो चलिए देखिए, ए की मल्टीप्लाई बी से कराया, ए लिख लो भैया 2 4 3 2, आगे चलो बी लिख लो 1 3 -2 5। अब हम क्या बनाने जा रहे हैं, अब हम पहली रो बनाने जा रहे हैं। तो पहली रो के लिए पहली रो फिक्स कर लो। पहले कॉलम से पहली रो का पहला एलिमेंट बन जाएगा, दूसरी रो से दूसरे कॉलम से दूसरा एलिमेंट बन जाएगा। इसका ऑर्डर है 2 × 2, इसका ऑर्डर है 2 × 2। मल्टीप्लाई कराने के लिए पॉसिबल कंडीशन क्या होनी चाहिए, मैंने आपको बताया था, अगर एक का ऑर्डर है a × b और दूसरी का ऑर्डर है c × d, तो ये दोनों आपस में होने चाहिए बराबर, जिनको मैं बोलता था अंदर वाले नंबर या प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। तो b बराबर होना चाहिए c। फिर जो रिजल्टिंग मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर होगा प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, यानी कि a × d। तो मीन्स बराबर है, एक्सट्रीम्स है 2 × 2, तो इसका आंसर भी 2 × 2 ही आने वाला है, यानी कि एक 2/2 का यहाँ पे मैट्रिक्स आएगा। क्लियर। तो पहली रो और इधर उठा लो पहला कॉलम। पहले की पहले से, रो की मल्टीप्लाई कॉलम से कैसे करते हैं बता चुका हूं। पहले की पहले से प्लस दूसरे की दूसरे से, तो 2 1 2 प्लस 4 2 -8। तो पहले कॉलम से पहला एलिमेंट बनता है, बस क्लियर होना चाहिए। रो पहली रहेगी क्योंकि हम यहां पे R1 बना रहे हैं, तो जब तक R1 बनती रहेगी इधर से R1 चेंज नहीं होगी। अब ये 1 1 था ना, यानी कि पहली रो थी, कॉलम भी पहला था, तो यहां भी पहला कॉलम है। अब जब इसका दूसरा एलिमेंट आएगा A22, यार बड़ी सिंपल बात बता रहा हूं, सॉरी A12 जब आएगा तो रो अभी भी पहली रही, तो रो में कोई चेंज नहीं होगा। कॉलम दूसरा हो गया तो यहां पे दूसरे जो मैट्रिक्स है उसका दूसरा कॉलम लिया जाएगा। इसलिए मतलब पहले कॉलम से पहला एलिमेंट, दूसरे कॉलम से दूसरा एलिमेंट। मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन बहुत अच्छे से समझाया जो लास्ट लेक्चर है, चाहे तो आप देख सकते हैं जाके। फिलहाल तो दूसरा ले लीजिए, 2 3 6 4 5 20। अब रो चलेगी हमारी दूसरी 2 1 2 2, ये तो होते हैं इनके ऑर्डर, तो रो दूसरी ही रहेगी, इसको हटा दो भाई। ठीक है, कॉलम पहला कॉलम दूसरा, भाई पहले कॉलम से पहला एलिमेंट तैयार, दूसरे कॉलम से दूसरा एलिमेंट तैयार, बीच में प्लस 3 1 3 प्लस 2 2 -4, आगे 3 3 9 2 5 10। अगर उस टाइम किसी को समझ में नहीं आया या कोई फर्स्ट टाइम ये लेक्चर देख रहा है तो इसको देख के भी यार मल्टीप्लाई सीख लोगे। इसीलिए यहां ये सीखोगे आप। जब सॉल्यूशन देखोगे तो वो सॉल्यूशन बोलेगा नहीं, पीडीएफ में देख लिया, कहीं से निकाल लिया, गूगल से डाउनलोड कर लिया, वो बोलेगा नहीं, वो समझाएगा नहीं, वो मेंटर थोड़ी खड़ा होगा सामने कि आपको समझाएगा। तो अगर आपको ये चीजें समझ में आती हैं तो थोड़ा सा स्पीड बढ़ा लो, 1.5 में देख लो। चलिए आगे स्टार्ट करिए। तो 2 - 8 क्या बनेगा, -6, 6 और 20 क्या बनेगा 26, 3 माइनस का 4 है, माइनस का 1 देगा, ये 10 9 ये 19 देगा। ये अपना आंसर हो गया a × b का। अब आंसर को यहीं रखेंगे, b × a जरूर निकालना चाहेंगे यहां पर, सही है, निकालो भाई b × a में क्या दिक्कत है। तो b × a निकालो पांचवा, उससे फिर ये प्रूफ हो जाएगा ना ab नॉट इज इक्वल टू ba। पहली बात तो कोई जरूरी नहीं है कि ab डिफाइन कर रहा है तो ba डिफाइन भी करे। कैसे सर, कैसे? सपोज कर लो इसका ऑर्डर है 1 × 3, सही है, कुछ भी एलिमेंट्स होते हैं 1 2 3। अब एक और है, इसका ऑर्डर है 3 × 2, तो 2 कॉलम 3 रो, 1 2 1 2 0 1। तो देखो ये वाले इक्वल है, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स 3 और 3, यानी कि पहली वाली के कॉलम दूसरी वाली के रो बराबर है, और जो मैट्रिक्स बनेगी उसका ऑर्डर हो जाएगा 1 × 2। ठीक है भाई, आंसर आ जाएगा। ठीक, अब BA निकालो जरा, BA। तो BA में कितना हो जाएगा 3 × 2, और दूसरे वाले का हो जाएगा ऑर्डर 1 × 3। तो इसके कॉलम इसकी रो के तो बराबर ही नहीं, ये तो नॉट इक्वल आ रहे हैं, तो ये तो मल्टीप्लाई ही नहीं होगी। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि कोई जरूरी नहीं है कि AB अगर आ रहा है तो BA डिफाइन भी करेगा, और अगर करने भी लगा तो वो इक्वल नहीं होगा। समझ आ रही है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स के केस में इक्वल होता है वो हम आगे जाके दिखाएंगे आपको एक एग्जांपल कि AB BA के इक्वल कब हो सकता है। फिलहाल
तो बी ए निकाल लो, यहाँ पे देखते हैं वैल्यू क्या आ रही है। ठीक है, तो बी ए, बी की वैल्यू 1 3 -2 5, ए की वैल्यू 2 4 3 2। निकालो भाई आंसर। पहली रो बनाने के लिए पहली रो फिक्स कर लो, कॉलम पहला चलेगा फिर दूसरा चलेगा। तो 1 2 2 3 3 9, बीच में प्लस। अब दूसरा कॉलम आ गया तो दूसरे एलिमेंट पे आ जाओ, 1 4 4, बीच में प्लस, 3 2 6, कॉलम खत्म, एलिमेंट खत्म। अब इन दो पे आ जाओ, तो रो दूसरी कर दो, कॉलम वही चलेंगे, पहले से पहला एलिमेंट, दूसरे से दूसरा एलिमेंट। तो -2 2 -4, 5 3 15, -2 4 -8, 5 2 10। तो आंसर वह आया 9 2 11। भाई 9 2 11 हो जाना, हिंदी का मुहावरा है अपना ये। 6 4 10, 15 में से 4 गए, कितने बचे? 11 बचे, और -8 और 10, ये 2 बचे। तो ए बी नॉट इक्वल टू बी ए। तो एक प्रॉपर्टी भी थी कि मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस जनरली इज नॉट कम्यूटेटिव, तो ये बात प्रूव भी हो गई। इसलिए हमने ये क्वेश्चन करवाया था। इसलिए नहीं करवाया था कि आपसे मल्टीप्लाई नहीं हो पाएगी, इसमें एक प्रॉपर्टी प्रूफ हो रही थी। अब देखते हैं भाई कौन सा क्वेश्चन करना है हमें। तो क्वेश्चन अब आप करेंगे, चलिए बहुत सारे क्वेश्चन मल्टीप्लाई में दे रखे हैं। लास्ट लेक्चर में जब मल्टीप्लिकेशन ने सिखाया था तो कराए भी थे। एक क्वेश्चन कराएंगे आपको यहाँ पर, फोर्थ वाला क्वेश्चन, जिसमें 3 × 3 के 2 मैट्रिक्स दे रखे हैं। तो थोड़ा सा आपका प्रैक्टिस जो है वो बन जाएगी। देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 2 का बहुत सारे पार्ट हैं। यहाँ पर कंप्यूट लिखा हुआ है, वैल्यू बतानी है। अच्छा, 2 वाले क्वेश्चन में तो सारे एडिशन में है, 3 की बात करते हैं। कंप्यूट द इंडिकेटेड प्रोडक्ट्स, 2 वाला तो बहुत आराम से कर लोगे। पहला क्वेश्चन क्या है, इसके बाद वो 3 × 3 वाला करेंगे। ए बी माइनस बी ए मल्टीप्लाई बाय ए माइनस बी बी ए। ठीक है, चलो बच्चा पार्टी करो जल्दी से। पहली रो पहला कॉलम, ए इंटू ए स्क्वायर, बी इंटू बी प्लस का बी स्क्वायर। दूसरे कॉलम से दूसरा एलिमेंट तैयार होगा, ए इंटू माइनस बी माइनस का ए बी इंटू ए बी कैंसिल हो जाएगा। अब दूसरे पहला कॉलम ले लो, माइनस बी इंटू ए माइनस का ए इंटू बी प्लस का ए बी, माइनस बी इंटू माइनस बी प्लस का बी स्क्वायर, ए इंटू ए प्लस का ए स्क्वायर। तो अपना आंसर जो है वो है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 0 0, क्योंकि ये भी कैंसिल हो गए, और ये भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्या बोलोगे इसको? इसको बोलोगे डायगोनल मैट्रिक्स बन रहा है। एक प्रिंसिपल डायगोनल जो है वो है, बाकी सारा 0 हो रहा है। ठीक है कि नहीं? स्केलर मैट्रिक्स भी कह सकते हैं इसको, वो मैंने जब टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स समझाए थे तो आपने देखा होगा। अब इसमें एक कौन सा क्वेश्चन करना है? एक क्वेश्चन मैं आपको और बताने की सोच रहा था इसमें, जो थोड़ा सा बड़ा हो जाए, तो वो है क्वेश्चन नंबर 4। तो देखो भाई 4, देखो थोड़ा सा समझ जाओगे आपकी मल्टीप्लाई कैसे हो रहा है। 2 3 4, बिकॉज मैथमेटिक्स में बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं होने वाला है। और एक बात मैं हमेशा बोलता हूँ जब भी मैं मैट्रिक्स बच्चों को पढ़ाता हूँ, क्या बात है? मैट्रिक्स इज नॉट अ गेम ऑफ कॉन्सेप्ट, इट इज द गेम ऑफ ऑक्यूरेसी एंड कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन होगा तभी तो ऑक्यूरेसी आएगी। अगर एक प्लस माइनस की गड़बड़ हुई, एक रो कॉलम एक एलिमेंट उल्टा सीधा चेंज हुआ, क्वेश्चन पूरा जाएगा खलास। तो ये पूरा जो है वो ऑक्यूरेसी का गेम है, प्रिसीजन का गेम है। 1 3 5 0 2 4 3 0 5, ये क्वेश्चन अपने सामने आ गया। ठीक है, करिए भाई मल्टीप्लाई। पहली रो बनाने जा रहे हैं, तो पहली रो ले लो, कॉलम एक एक करके ऐसा करके लेते रहेंगे। 2 1 2 प्लस 3 0 0, 4 3 12। रो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई कॉलम मैट्रिक्स। और देखो ये एक रो मैट्रिक्स हो गया, ये इतना एक कॉलम मैट्रिक्स हो गया। तो रो मैट्रिक्स की कॉलम मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने का रूल क्या है? पहले की पहले से, दूसरे की दूसरे से, तीसरे की तीसरे से, और इनका अलजेब्रिक सम कर देना है। एलिमेंट तैयार होगा एक। अब दूसरे कॉलम से दूसरा एलिमेंट, बार बार वही बोल रहा हूँ, 2 3 माइनस का 6, 3 2 6,
और 4 0 0। अगर इतना सीख लो ना, ऐसे हल्की हल्की लाइनें बना लिया करो, बहुत जल्दी अब मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका। अब इससे हो गया, इतना काम हो गया था, ठीक है। 2 5 10, 3 4 12, मैं तो ऐसे हाथ रख लेता हूँ, 4 5 20। तो अपने गुरु से ही सीखता है बच्चा, तो देख लो मैं कैसे कर रहा हूँ। दूसरी रो आ गई, इसको हटा दो भाई। 3 1 3, 4 0 0, 5 3 15, 3 3 -9, 4 2 8, 5 0 0, 3 5 15, 4 4 16, 5 5 25। आगे दूसरी रो हो गई तैयार। तीसरी रो के लिए तीसरी रो, पहले कॉलम से पहला, दूसरे कॉलम से दूसरा, तीसरे कॉलम से तीसरा। तो 4 1 4, 5 0 0, 6 3 18। अगेन 4 -3 माइनस का 12, गड़बड़ हो जाती है कभी कभी, याद रखना, तो ध्यान से देख लीजिएगा, ऑक्यूरेसी का गेम है। 4 3 माइनस का 12, 5 2 प्लस का 10, 6 0 0। दूसरे में आ जाइए, तीसरे में 4 5 20, 5 4 20, 6 5 30। अब इसका क्या आंसर बनेगा? तो 12 और 2 ये हो रहा है अपना 14, 6 और 6 ये तो हो गया 0, तो ये हो रहा है 20 और 10 30 40 42 42। 15 और 3 18 हो जाएगा ये आपका, और ये बचेगा -1, और ये 25 और 5 हो गया 30 40, और ये 16 प्लस कितना हो गया 56 हो गया। 18 और 4 22 हो गया, माइनस का 12 प्लस का 10 -2 बचेगा, 20 और 20 40 और 30 70। तो ये आपका आंसर होना चाहिए। इसका प्लस माइनस की मिस्टेक कहीं मेरे अकॉर्डिंग तो नहीं है, बट अगर कहीं हो गई तो आप उसको ज़रूर देख लीजिएगा। तो इस टाइप से हम लोग 3/3 के जो है वो मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। तो उम्मीद है आप ये इस टाइप के क्वेश्चन कर लेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे लिए कौन सा इंपॉर्टेंट होने वाला है उसको देखेंगे इस एक्सरसाइज से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम करने जा रहे हैं वो रहेगा बच्चों, मेरे हिसाब से तो यार सारे ही आसान है, कौन सा बोलूं, 13th क्वेश्चन। अब मिला बढ़िया क्वेश्चन। 13th क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क भी करेंगे आप लोग। 13th क्वेश्चन को मार्क करेंगे इंपॉर्टेंट, बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। कुछ बच्चों को तो यार समझ ही नहीं आ पाता कि ये है क्या। चलो भाई देखिए, इफ f(x) इक्वल टू फंक्शन इन द फॉर्म ऑफ x, जो कि मैट्रिक्स की फॉर्म में दे रखा है, cos x माइनस का sin x 0, sin x cos x अगेन 0 अगेन 0 अगेन 0 एंड 1। क्या प्रूफ करना है? शो दैट, इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा, एग्जाम में आ जाएगा, f(x) डॉट fy यानी कि मल्टीप्लाई इक्वल टू f(x) प्लस y। तो ये रहा बढ़िया क्वेश्चन। अब मिला फाइनली कोई क्वेश्चन, ढंग का क्वेश्चन जिसे कहेंगे। f(x) की वैल्यू दे रखी है, अगर मैं यहाँ y कर दूं तो यहाँ पे हो जाएंगे सारा cos y sin y cos y। f(x) प्लस y का क्या मतलब होगा? ये यहाँ x प्लस y आ जाएगा, यहाँ x प्लस y, यहाँ x प्लस y, यहाँ x प्लस y। ट्रिग्नोमेट्री थोड़ी सी लगने जा रही है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। LHS से स्टार्ट करेंगे, f(x) मल्टीप्लाइड बाई fy। ठीक है बच्चों, तो f(x) की वैल्यू लिख लीजिए, cos x माइनस का sin x 0, sin x cos x 0 0 0 एंड लास्ट वन इज 1। fy, तो ये हो जाएगा cos y माइनस का sin y 0, बड़ा मजा आएगा इस क्वेश्चन को करने में, sin y cos y 0 1 0 0। करेक्ट है। चलिए, नाउ वी विल डू द प्रोडक्ट ऑफ दीज मैट्रिसेस। रो ले लीजिए और इधर कॉलम ले लीजिए। cos x मल्टीप्लाइड बाई cos y, तो इट बिकम cos x cos y। ठीक है। माइनस sin x मल्टीप्लाई sin y, तो माइनस का sin x sin y। 0 इंटू 0, एक एलिमेंट फिनिश हो गया आपका।
अब दूसरे एलिमेंट के लिए cos x sin y, तो माइनस का cos x sin y बनेगा, दूसरा माइनस का sin x cos y बनेगा, और 0 इंटू 0 0 बनेगा प्लस में। तीसरे वाले से कराएंगे तो तीसरा वाला एलिमेंट है वो तो 0 बन ही रहा है। एक बार चेक कर लेता हूँ स्क्रीन पे, ये आपको दिखाई दे भी रहा है कि नहीं दे रहा है? हाँ, परफेक्ट परफेक्ट है, दिखाई दे रहा है बिल्कुल। अब देखिए दूसरा वाला, वो डर रहता है ना कि मेहनत खराब ना हो जाए पूरी, इतना सारा लिख रहे हैं फिर। अब दूसरी रो ले लीजिए, sin x cos y sin x cos y, दूसरे की दूसरे से प्लस का cos x sin y। कोई फॉर्मूला बनता हुआ दिखाई दे रहा है क्या? यस सर, sin x प्लस y का फॉर्मूला बन रहा है, तो sin a cos b प्लस cos a sin b, बिल्कुल सही पहचान रहे हो आप। तो ये हो जाएगा माइनस का sin x sin y sin x sin y, दूसरे के दूसरे से करेंगे तो प्लस का हो जाएगा cos x cos y, तीसरे की तीसरे से करेंगे 0 हो जाएगा, खत्म हो गई। अब बचा तीसरा कॉलम, 0 0 और 0, तीसरे पे 0 ही आएगा। चौथा वाला करेंगे तो चौथे में 0 से मल्टीप्लाई 0 से मल्टीप्लाई 0 से यहाँ 0 रहेगा, फिर 0 से फिर 0 से फिर 1 0 से ये भी 0 रहेगा, फिर तीसरा 0 0 1 इंटू 1 ये 1 रहेगा। इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। अब फाइनली मैं इसका आंसर जो है इसको थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ, इसको थोड़ा सा इरेज कर देते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। अब मुझे बताइए cos x cos y माइनस sin x sin y, दिखाई दे रहा है ना? हाँ परफेक्ट। किसका फॉर्मूला था बेटा ये? cos x cos y माइनस sin x sin y। सर ये फॉर्मूला था cos x प्लस y का, परफेक्ट। अगर यहां माइनस कॉमन ले लें तो बनेगा sin y cos x, सही है बात, फिर cos y sin x। सर ये फॉर्मूला है sin a प्लस b का, बिल्कुल सही है भाई। तो sin x प्लस y माइनस के साथ, लास्ट वाला 0 का 0 रहेगा, sin a cos b cos a sin b। सर फॉर्मूला है ये cos sin x प्लस y का, बिल्कुल सही। cos a cos b माइनस sin a sin b, ये फॉर्मूला है cos a प्लस b का, प्लस वाले में माइनस होता है, माइनस वाले में प्लस होता है, याद होगा आपको। लास्ट में 0 फिर 0 फिर 0 फिर 1। अब जो क्वेश्चन हमें दिया था fx और fy, जहां जहां x था वहां अब x प्लस y आ रहा है, तो इसको हम क्यों नहीं लिख सकते fx प्लस y? जहां जहां हमारा जो वेरिएबल था, जो एंगल था, जिसको डोमेन बोलेंगे, वहां हर जगह x प्लस y आ रहा है, तो ये बन गया fx प्लस y। तो हैंस इट इज प्रूव दैट इन दिस क्वेश्चन fx इंटू fy बराबर हो गया fx प्लस y। इट इज वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम दिस एक्सरसाइज। तो चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमें कौन सा करना होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं कौन सा करना है। यहां पे एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट भी है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 14 में तो शो करना है इन दो का मैट्रिक्स का प्रोडक्ट इसके इक्वल नहीं होगा, और क्वेश्चन नंबर 15 में एक इक्वेशन की वैल्यू निकालनी है, वो भी अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन हम यहाँ पे क्वेश्चन 16 कराने वाले हैं आपको। 16 क्वेश्चन इज वेरी गुड क्वेश्चन, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो चलिए देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16। बच्चों मैं इसको भी हटा देता हूँ, ये जो लिखा हुआ है इस पे ज़्यादा चाहिए होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 16, 16वां क्वेश्चन। 16वें क्वेश्चन में ये दे रखा है ए की वैल्यू है, ये कोई ए मैट्रिक्स है, ठीक है। उसकी वैल्यू है 1 0 2 0 2 1 2 0 3। क्लियर? प्रूव दैट ए क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 7a प्लस 2i इक्वल टू 0 आएगा। ठीक है, मैट्रिक्स नंबर में जब भी आप ना मैट्रिक्स इक्वेशन में जब भी आप ये कांस्टेंट नंबर देखोगे यहां पर, तो यहां के इसके साथ आई जरूर लगा होगा, क्योंकि कांस्टेंट को ऐड कैसे करोगे मैट्रिक्स में, तो इसको मैट्रिक्स बनाने के लिए आई से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है,
जनरल बात है। अब ए क्यूब निकालने के लिए सबसे पहले निकाले ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर में ए की मल्टीप्लाई ऐसे करोगे 102 021 203। इसमें पूरा गेम ऑक्यूरेसी का है बच्चों, पूरा गेम ऑक्यूरेसी का। अगर एक नंबर भी गड़बड़ हुआ इन सबको प्लस करके 0 आएगा ही नहीं फिर कभी। तो इसलिए एक क्वेश्चन मैं आपको जरूर दिखाना चाह रहा हूँ। मल्टीप्लाई कराए 102 021 203, करिए मल्टीप्लाई। तो पहली रो लेने, बाकी एक एक करके कॉलम। 1 1 ज़ा 1 प्लस 0 2 0 ज़ा 0 2 2 ज़ा 4, एक एलिमेंट तैयार हो गया प्लस 4। दूसरा 1 0 ज़ा 0 0 2 ज़ा 0 और लास्ट की लास्ट से तो ये भी 0 हो गया। तीसरे से करेंगे अब 1 2 ज़ा 2 0 1 ज़ा 0 2 3 ज़ा 6। क्लियर है। दूसरी रो की बारी आ गई। 0 1 ज़ा 0 2 0 ज़ा 0 1 2 ज़ा 2, तो सिर्फ 2 बच रहा है। 0 0 ज़ा 2 2 ज़ा 4 1 0 0, तो यहाँ पे 2 2 ज़ा 4 बच रहा है बस। अब तीसरे वाले से 0 2 ज़ा 0 2 1 ज़ा 2 और 1 3 ज़ा 3, तो 2 प्लस 3 बच रहा है जैसा मैं देख पा रहा हूँ। 2 1 ज़ा 2, सॉरी हाँ, दूसरे की दूसरे से 2 1 ज़ा 2, तीसरे की तीसरे से 1 3 ज़ा 3। ठीक है। लास्ट वाली रो की बारी आ गई। 2 1 ज़ा 2 0 0 ज़ा एंड 3 2 ज़ा 6, 2 0 ज़ा 0 0 2 ज़ा 0 एंड 3 0 ज़ा 0, तो ये भी पूरा 0 ही बन रहा है। 0 प्लस 0 प्लस 0 एंड लास्ट में 2 2 ज़ा 4 0 1 ज़ा 0 3 3 ज़ा 9। तो मेरे हिसाब से तो ये आंसर है इसका। ए स्क्वायर की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही 4 और 1 5 0 6 2 8 अगेन 2 फिर 4 2 3 5 हो जाएगा, 6 2 8 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 9 4 13 हो जाएगा। ये ए स्क्वायर की वैल्यू हम निकाल के रख लेंगे। अब ए क्यूब कैसे निकालेंगे? ए क्यूब बराबर हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर इंटू ए या ए इंटू ए स्क्वायर। यहाँ पे इक्वल आएगा, इंटीग्रल पावर कहते हैं। ए की पावर एन जो भी है इसको हम ए की पावर एन माइनस 1 इंटू ए लिख सकते हैं या ए इंटू ए की पावर एन माइनस 1 लिख सकते हैं। अगर वो मैट्रिक्स सेम है, उसी की पावर के साथ हम उसकी पावर को तोड़ रहे हैं मल्टीप्लाई में, तब ये कम्यूटेटिव होता है। तो अब इसको अगर मैट्रिक्स में बी मान लूँ और ये तो ए है ही, अगर मैं इसको मैट्रिक्स बी मान लूँ और ये ए है, तो यहाँ पर बी इंटू ए बराबर ए बी आएगा, मैंने कहा था। तो एक स्पेशल केस है, बिकॉज यहाँ पर बी की जो वैल्यू है वो ए स्क्वायर है बच्चों। तो दोनों साइड से बनेगा तो ए क्यूब ही। तो यहाँ पे अब आपको एक नॉलेज और मिल गई। इसको कहते हैं इंटीग्रल पावर ऑफ एनी मैट्रिसेस। तो उसको किसी भी प्रोडक्ट में तोड़ोगे वो कम्यूटेटिव रहेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको दोबारा लिखना पड़ रहा है बिकॉज एक ट्रेजेडी हो गई अभी हमारे साथ। फोन स्विच ऑफ हो गया और पता ही नहीं चला। तो ए क्यूब की वैल्यू हम निकाल चुके थे, बट अब यहाँ से फिर से कंटिन्यू करना पड़ रहा है। तो अभी वीडियो को देखने में पता चला ए स्क्वायर के बाद वो स्विच ऑफ हो गया। तो आपके लिए ए क्यूब दोबारा निकालना पड़ेगा। तो मैंने अभी ऊपर लिख दिया, ए स्क्वायर हमारा ये आया था। ठीक है, ए की वैल्यू अभी लिख लेंगे क्या है। तो हमें ए क्यूब निकालना पड़ेगा। तो ए क्यूब को हम क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर इंटू ए या फिर ए इंटू ए स्क्वायर। अभी ये मैंने समझाया था आपको कि इंटीग्रल पावर जो है वो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ए स्क्वायर इंटू ए लो चाहे ए इंटू ए स्क्वायर लो। तो ए स्क्वायर की वैल्यू लिख लीजिए 508 245 8013 एंड ए की वैल्यू वो यहां से देख लेते हैं। ए की वैल्यू क्या थी क्वेश्चन में, ये थी 102 021 और 203। ठीक, बस अब इसकी कोई जरूरत नहीं है। करिए अभी मल्टीप्लाई करिए। अब पहली रो ले लीजिए, 5 1 ज़ा 5 0 0 ज़ा 0 8 2 ज़ा 16। ठीक है भाई। दूसरा 5 0 ज़ा 0 0 2 ज़ा 0 8 0 ज़ा 0, ये तो 0 बन गया। 5 2 ज़ा 10 0 1 ज़ा 0 8 3 ज़ा 24, तो ये रहेगा। अब दूसरी रो ले लीजिए। दूसरा इधर की दूसरी रो बनाने के लिए कॉलम वही एक एक करके सारे चलेंगे। ठीक है, तो वही 2 1 ज़ा 2 4 0 ज़ा 0 5 2 ज़ा 10। क्लियर है। दूसरा 2 0 ज़ा 0 4 2 ज़ा 8 5 0 ज़ा 0, ये भी हो गया तैयार। अब तीसरा वाला एलिमेंट ले लीजिए, 2 2 ज़ा 4
4 1 जा 4 और 5 3 जा 15। ठीक है, तीसरी रो से तीसरे रो बनेगी तो 8 1 जा 8, 0 0, 13 2 जा 26, दूसरा 8 0 जा 0, 0 2 जा 0, 13 0 जा 0, 8 2 जा 16, 0 1 जा 0, 13 3 जा 39। तो फाइनली जो ए क्यूब की वैल्यू आई बच्चों वही आ गई। 16 5 21 हो गया, 0 हो गया, 24 और 10 34 हो गया, 10 और 2 हो गया आपका 12, 8 का 8 हो गया और 15 4 4 19 हो जाएगा, 26 और 8 34 हो जाएगा और ये 0 रहेगा, 39 और 16 40 55 हो जाएगा। अब जो हमें वैल्यू चाहिए थी वो चाहिए थी ए क्यूब माइनस 6a² प्लस 7a प्लस 2i। तो उसको हम यहां से स्टार्ट कर लेते हैं। ए क्यूब माइनस 6a² प्लस 7a प्लस 2i इक्वल टू ए क्यूब। ऐसा करता हूं, इसको मैं यहां से लिखना स्टार्ट करता हूं। अच्छा, ए क्यूब तो लिख चुके हो, चलो यहां से लिख लो, हटाओ, दिखाई तो देता होगा। 21 0 34 12 8 19 34 0 55। ठीक, माइनस का 6a² है तो 6 की मल्टीप्लाई a² से करा तो डायरेक्टली लिख देते हैं। 6 5 से 30 हो जाएगा ये। ठीक है, 6 0 से 0 हो जाएगा, 6 8 जा 48, 6 2 जा 12, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30, 6 8 जा 48, 6 0 जा 0, 6 13 जा 98, 13 6 जा 78, सॉरी 13 6 जा 78। ओके, उसके बाद है 7a। 7 की ऐसे मल्टीप्लाई कराऊंगा, a की वैल्यू ये रही, 7 1 जा 7, 0 7 2 जा 14, 7 0 जा 0, 7 2 जा 14, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 0 7 3 जा 21। क्लियर है अभी बात। उसके बाद आ रहा है 2i। 2 की आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई कराओगे। अब आइडेंटिटी उसी ऑर्डर का आइडेंटिटी होगा बच्चों, ये जिस टाइप का हमारा क्वेश्चन चल रहा है, जिस ऑर्डर का। तो 3 into 3 की मैट्रिक्स सारी चल रही है, तो ये 3 into 3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। तो 2 की मल्टीप्लाई i से कराओगे तो इतना तो पता ही होगा, 2 0 0 0 2 0 0 0 1 हो जाएगा। बिकॉज आइडेंटिटी का 3 जो होगा वो क्या बनेगा, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये तो होगा। इसमें 2 से मल्टीप्लाई होगी तो जहां जहां आपका 1 आ रहा था वहां 2 आने लगा। अब इसके बाद आप लोग देखिए, इसको हटा देते हैं। देखिए भाई, 21 प्लस वाले ऐड करिए सर, 21 और 7 28, 28 और 2 30 और माइनस का 30, तो इसका आंसर हो गया 0 0 0 0, ये 0 हो गया। 34 और 14 48, वो तो 0, 48 और माइनस का 48, ये भी 0। इस तरीके से आप देखिए सारे ही आपको क्या बनते हुए दिखाई देंगे, 0, दैट इज अ 0 मैट्रिक्स। तो इसमें मैंने क्या कहा था, ऑक्यूरेसी इज इंपॉर्टेंट, कॉन्सेप्ट इज नॉट अ टफ टास्क। अगर एक एलिमेंट भी मेरा मल्टीप्लाई गड़बड़ प्लस माइनस भी थोड़ा सा अगर एक भी गड़बड़ हो जाता, कभी आंसर नहीं आता। तो ये बेटा ऑक्यूरेसी का गेम है, कंसंट्रेशन का गेम है। कंसंट्रेशन तभी बनाओगे जब इंटरेस्ट आएगा, ध्यान से लेक्चर को देखोगे। ठीक है, अब यहां पर इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी काफी इंपॉर्टेंट है, तो चलिए अब उसको सॉल्व करेंगे। अब मैं आपको ये बताना चाहूंगा, जो क्वेश्चन नंबर 16 से हमने सॉल्व किया था, 16 किया, उसके बाद क्वेश्चन नंबर हमने 17 किया, तो 16 17 से लेकर जो क्वेश्चन है इसमें 22 तक वो हम सारे करने वाले हैं। और ये सारे ही क्वेश्चन जो हैं वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर 22 तक सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लो। दीज आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो वी हैव डन क्वेश्चन नंबर 16 एंड 17 एंड 18। 16 भी कर लिया हमने, 17 भी कर, सॉरी 16 किया है हमने, 17 नहीं किया है अभी। तो नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 17। तो चलिए 17 वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें बेटा क्या है कि एक मैट्रिक्स दे रखी है, इफ ए इक्वल टू मैट्रिक्स 3 -2 4 -2, और एक इक्वेशन दे रखी है। अच्छा, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी यहाँ पर गिवन है ऑर्डर 2 का, 1 0 0 1। उसके बाद एक इक्वेशन ये सेटिस्फाई कर रहा है
फाइंड के इफ ए स्क्वायर इक्वल टू के ए माइनस 2i। ये इक्वेशन यहां पे सेटिस्फाई हो रही है कि भैया k की वैल्यू क्या आएगी अगर ए स्क्वायर बराबर के ए माइनस 2i है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ए स्क्वायर निकाल लेते हैं, उसके बाद k माइनस 2i निकाल लेंगे और दोनों को इक्वेट करा देंगे इक्वलिटी लॉ से। ठीक है भाई, ओके चलिए निकालिए भाई मेरे साथ, ए स्क्वायर निकालिए। 3 माइनस 2 4 माइनस 2, बताइए भाई क्या आएगा। 3 माइनस 2 4 माइनस 2, ए स्क्वायर को n2a लिख लिया, तो रो ले लीजिए और इधर कॉलम ले लीजिए। ठीक है, करिए मल्टीप्लाई। 3 3 जा सर 9 होता है, 2 4 जा सर -8 हो जाएगा, ये 3 2 जा सर -6 हो जाएगा, -2 प्लस 4 हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट है। 4 3 जा 12 हो जाएगा, -2 4 जा -8 हो जाएगा, बिल्कुल सही है। 4 2 जा -8 हो जाएगा, -2 प्लस का 4 हो जाएगा। तो ए स्क्वायर की वैल्यू जो हमारे पास आई, 9 में से 8 गया, 1 बचा, 4 माइनस 6 माइनस 2 बचा, 12 माइनस 8 4 बचा, -8 प्लस 4 माइनस का 4 बचा। तो ये हमारे पास ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई, जैसा कि आप देख पा रहे हो। इसको इक्वेशन फर्स्ट बना के छोड़ दीजिए। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, के ए माइनस 2i। तो के ए की वैल्यू 3 माइनस 2 4 माइनस 2, ठीक है, माइनस का 2i 1 0 0 1। तो जब हम के की मल्टीप्लाई इससे कराएंगे, स्केलर मल्टीप्लिकेशन है, सिखा चुके हैं आपको, तो हर एलिमेंट की मल्टीप्लाई हो जानी है। दैट इज 3k माइनस का 2k 4k माइनस का 2k। सही बात बच्चों, बिल्कुल सही बात। और 2 की मल्टीप्लाई इससे कराओगे तो ये एक डायगोनल मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाएगा, 2 0 0 2। डायगोनल कह लीजिए या स्केलर कह लीजिए, स्केलर बिकॉज हम जानते हैं कि एवरी स्केलर मैट्रिक्स इज डायगोनल मैट्रिक्स, बट एवरी डायगोनल मैट्रिक्स इज नॉट अ स्केलर मैट्रिक्स। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स मैंने आपको पढ़ाए थे। ठीक है, अब इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे भाई। तो इसको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसकी वैल्यू आएगी 3k माइनस 2k और ये -0 तो माइनस का 2k ही रहेगा बच्चों। 2k माइनस 0 2k ही रहेगा, सॉरी 4k है वहां पर, ये ना 4k और माइनस का 2k और -2, तो क्या बन जाएगा ये बन जाएगा माइनस का 2k और -2। क्लियर है, ये हो गई दूसरी इक्वेशन। अब आपको चाहिए होगा थोड़ा सा स्पेस, तो इसलिए मैं ये ऊपर का जो क्वेश्चन था इसको मैं हटा देता हूं। अब हमें गिवन दे रखा था बच्चों, क्या गिवन दे रखा था, ए स्क्वायर इक्वल टू के माइनस 2i। लिख दीजिए भाई, गिवन ए स्क्वायर इक्वल टू के ए माइनस 2i। ठीक है भाई, ठीक सर। तो ए स्क्वायर की वैल्यू लिखेंगे 1 माइनस 2 4 माइनस 4 इक्वल 3k माइनस 2 माइनस का 2k माइनस 2k माइनस 2 4k। अगर आपको लग रहा है आप ये सॉल्व कर सकते हैं तो बिल्कुल सॉल्व करिए। आप यहीं पे वीडियो को पॉज कर दीजिए और इसको अपने आप से सॉल्व करके ज़रूर देखिए। आपको समझ में आ रहा है, प्लेबैक स्पीड बढ़ा लीजिए आप और जल्दी जल्दी भी इस वीडियो को देख सकते हैं आप। तो 3k माइनस 2 को 1 के इक्वल रखोगे, -2k को -2 के इक्वल रखोगे, जहां से भी आप इक्वल रखोगे बेटा सारी वैल्यू इक्वल आएंगी। बिकॉज अगर k की अलग अलग वैल्यू आएंगी तो ये सेटिस्फाई कैसे करेगा, समझ आ रही बात। तो ये इक्वल है तो आप चारों का इक्वल रख के देखिए, वैल्यू सारी इक्वल आएंगी 1 1 1। तो जो आपको सबसे ईजी लगे इक्वेट करने में वो वाला एलिमेंट आप इक्वल कराइए। तो मैं यहाँ पर a 2 2 को इक्वल करा रहा हूँ, इसका ऑर्डर 2 2 होगा, इसका ऑर्डर भी 2 2 होगा। तो 4k इक्वल टू 4 हो जाएगा और k इक्वल टू 1 हो जाएगा। आप बेटा यहां से भी निकाल के देखिए 1 आ रहा है, यहां से भी निकाल के देख लीजिए 1 आ रहा है, यहां से भी निकाल के देख लीजिए 1 आ रहा है, सब तरफ से 1 ही आ रहा है। तो k की वैल्यू अगर हम 1 कर दें तो ये इक्वेशन ट्रू हो जाएगा जो इन्होंने यहां पर दे रखा था, ए स्क्वायर इक्वल टू के माइनस 2i। तो दैट्स ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। बहुत ही आसान है, इस टाइप के और भी क्वेश्चन आ सकते हैं जिसमें एक अननोन, अब देखिए एनसीईआरटी ने क्वेश्चन बना दिया कि जिसमें एक मैट्रिक्स इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है, आपको एक अननोन फाइंड करना है।
तो एनसीईआरटी अब ये कह रही है इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन है प्रैक्टिस कर डालिए आप। एग्जाम में कुछ भी आ सकता है जिसमें एक अननोन गिवन होगा, इक्वेशन थोड़ी से मुश्किल भी हो सकती है, इससे आसान भी हो सकती है। तो इस टाइप के सारे क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग अब आपकी बन जाएगी। क्वेश्चन प्रैक्टिस आप करिए जरूर घर पे किसी भी रेफरेंस बुक से। तो अब क्वेश्चन नंबर बच्चों इसका नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं, ये क्या है। तो बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 18 पर आ गए। 18 के बारे में बहुत ही खास बात यह है कि ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है और इस चैप्टर का वन ऑफ द मोस्ट टफ क्वेश्चन माना जाता है। ट्रिग्नोमेट्रिक बहुत सारी इसमें आइडेंटिटीज लगती है, मल्टीप्लिकेशन, बहुत सारा सिंप्लीफिकेशन, बट हम आपको बताने वाले हैं एक ट्रिक जिससे ये काफी छोटा हो जाएगा और मल्टीप्लिकेशन और वगैरह वगैरह सिंप्लीफिकेशन करने में बहुत ही आसानी हो जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 18 इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही एग्जाम में भी कई बार आ चुका है और स्कूल के टीचर्स भी पूछते ही हैं ये। तो बिल्कुल आप देख लीजिए हम ये कैसे करने वाले हैं। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है ये, जिसने भी एनसीईआरटी पढ़ी है वो जरूर जानता होगा ये क्वेश्चन, बहुत परेशान किया है सबको। 0 - 10 अल्फा बाई 2, 10 अल्फा बाई 2 0, ये गिवन दे रखा है। एंड बोला है I इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। 2 ऑर्डर का कोई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ये। शो दैट, तो आपको शो करना है, क्या शो करना है, I प्लस है। सर ये तो बड़ी आसानी से निकाल लेंगे, बिल्कुल बेटा बहुत आसानी से निकालोगे। I माइनस ए, दिक्कत आएगी यहां पर, मल्टीप्लाइड बाई कॉस एल्फा माइनस का साइन एल्फा, साइन एल्फा और साथ में है कॉस एल्फा। ये करेगा आपको परेशान, ये परेशान करेगा आपको। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं, फिर LHS निकाल लेते सबसे पहले। अब LHS निकालने से पहले मैं आपको बस एक ट्रिक जो मैं बताने वाला हूं, ये अल्फा बाई 2 और ये ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म कॉस अल्फा, इनकी मल्टीप्लिकेशन और इनको हैंडल करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो मैं एक चीज बता रहा हूं, पुट 10 अल्फा बाई 2 इक्वल टू टी पुट कर रहा हूं मैं। ठीक है, यानी कि जहां भी टी आएगा उसको 10 अल्फा बाई 2, ABC कुछ भी पुट कर लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो I माइनस ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, I क्या है, सॉरी पहले I प्लस ए निकालना है, 1 0 0 1 करेक्ट है, माइनस सॉरी प्लस ए, ठीक है, 0 माइनस टी क्योंकि हमने इसको टी बना दिया है, प्लस टी और ये हो गया 0। तो इसकी वैल्यू बेटा फाइनली आ गई 1 0 1, 0 पर माइनस टी तो ये तो माइनस टी रहेगा, 0 और टी ये टी हो जाएगा, 1 और 0 1। ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट हो गई, यानी कि अब इससे आपको यही बनाना है, करेक्ट है। अब करिए इसको सॉल्व। I माइनस ए मल्टीप्लाइड बाय कॉस एल्फा, RHS सॉल्व करने जा रहे हैं हम, माइनस का साइन एल्फा, साइन एल्फा कॉस एल्फा। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको यहां बताने जा रहा हूं यार, ये कॉस एल्फा हमने पढ़ा है 10 अल्फा बाई 2 को टी पुट कर दिया यहां पर। अब ये कॉस और साइन को 10 में कैसे लेके जाएंगे, तो अब चलो आप क्लास 11th पर, और क्लास 11th पे आपने क्या ये आइडेंटिटी पढ़ी थी, ऑब्वियसली बात है पढ़ी होंगी। क्या पढ़ी थी, साइन 2x का फॉर्मूला 10 की फॉर्म में बेटा क्या होता था, ये होता था 2 10x अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स। अगर अभी भी आपने नहीं पढ़ा है तो उसको नोट करेंगे। अच्छा, दूसरा आपने पढ़ा था cos 2x इक्वल टू 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स। ये आपने पढ़ा था क्लास 11th में। अच्छा, एक 10 2x की भी प्रॉपर्टी थी, सबकी 2x की 10 की फॉर्म में बता देता हूं। ये भी था 2 10x अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स। वो साइन वाले में और इसमें यही फर्क है, वहां पे प्लस है और यहाँ माइनस है। इनके भी प्रूफ्स हैं, वो क्लास 11th में आपको कराएंगे। ठीक है,
बेसिक ट्रिग्नोमेट्री में। तो यहाँ पे 2x आ रहा है तो यहाँ x आ रहा है। अगर हम यहाँ सिर्फ x कर दें तो ये फॉर्मूला किस में कन्वर्ट हो जाएगा? तो sin x में अगर हम sin 2x का फॉर्मूला लगाएं तो ये हो जाएगा 2 tan x by 2 1 प्लस tan स्क्वायर x by 2। सेम इसमें हो जाएगा cos x इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर x by 2। तो हमारा जहाँ अल्फा है वो अल्फा बाई 2 में कन्वर्ट हो जाएगा और हमने उसको बनाया t। यही बच्चों ट्रिक है। इस फॉर्मूला को अभी नोट कर लो, मैं इसको हटाने वाला हूँ। अभी अपने नोटबुक में आप इसको नोट करके रख लें। ट्रिग्नोमेट्री का हर जगह यूज होने वाला है, तो बेसिक ट्रिग्नोमेट्री सभी की क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, अब हम करेंगे आगे। तो इसको मैं लिख दे रहा हूं आई की वैल्यू कितनी है 1001 माइनस ए की वैल्यू कितनी है 0 माइनस टी 0। इस पे लग गया ब्रैकेट, एक और ब्रैकेट। देखिए कॉज अल्फा क्या था, कॉज अल्फा 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2, तो 1 माइनस टी स्क्वायर हो गया। ये 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2, तो ये 1 प्लस टी स्क्वायर हो गया। बात समझ आ रही है? ठीक। माइनस का साइन अल्फा, तो माइनस ऐसे ही रहा। ये कितना था 2 टेन अल्फा बाई 2, तो ये 2t हो गया अपॉन 1 प्लस टेन अल्फा बाई 2, तो ये 1 प्लस टी स्क्वायर हो गया। साइन अल्फा सेम ऐसे ही रहेगा 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। कॉज अल्फा 1 माइनस टी स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर। तो अब आपको ये बात अच्छे से समझ आ गई होगी। मैंने इतना शॉर्ट किया है तो ये इतना आपको मल्टीप्लिकेशन और सिंप्लीफिकेशन करना पड़ेगा। अगर मैं वो साइन कॉस की फॉर्म में रखता तो बहुत ही बुरी तरीके से आप कंफ्यूज हो जाते हैं और डर जाते हैं बच्चे। इसमें क्वेश्चन ही छोड़ देते हैं कि सर एक क्वेश्चन नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा। बट बहुत आसान है इसका, ये सॉल्यूशन जो बनाया है ये बहुत आसान होने वाला है। तो अभी थोड़ा सा स्पेस चाहिए होगा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके। ये ऊपर का हम हटा रहे हैं इसको। ठीक है, ये क्वेश्चन फर्स्ट को बस रहने देते हैं क्योंकि हमें इसको सॉल्व करके ये बनाना है, बस इतना याद रहे। तो 1 से 0 को माइनस करोगे 1 ही रहेगा। 0 माइनस माइनस प्लस टी हो जाएगा। 0 से माइनस टी करोगे माइनस टी हो जाएगा और 1 माइनस 0 1 रहेगा। ये मिल गया। मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस टी स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस का 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर एंड 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। ये बन रहा है। आगे वाला स्टेप यह होने वाला है, यही सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। रो की मल्टीप्लाई कॉलम से करते हैं, बिल्कुल ठीक है सर। 1 की मल्टीप्लाई सेम करोगे ऐसे ही रहेगा 1 माइनस टी स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर, प्लस का साइन आएगा। दूसरे की दूसरे से करोगे तो ये हो जाएगा 2t स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। इज इट राइट? यस एब्सोल्युटली। अब इसकी मल्टीप्लाई से करेंगे 1 की मल्टीप्लाई माइनस, तो ऐसे ही रहेगा ना। 1 की मल्टीप्लाई माइनस 2t से करोगे तो माइनस का 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, प्लस का साइन। t की मल्टीप्लाई से करोगे तो t को मैं इस तरीके से लिख दे रहा हूँ t 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, ओके सर। अच्छा, इसको भी हटा देते हैं और जो मुझे प्रूफ करना है वो मैं यहां लिख दे रहा हूं, यहां साइड में 1 माइनस t1। ये इक्वेशन फर्स्ट था हमारा, ये बनाना है हमें। ठीक है, चलिए इसकी माइनस टी की मल्टीप्लाई से करेंगे तो माइनस टी को ऐसे लिख दे रहा हूं मल्टीप्लाई में 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, प्लस का साइन। दूसरे की दूसरे से करेंगे तो ये एज इट इज आ जाएगा 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। अब दूसरे कॉलम माइनस टी की माइनस 2t से करेंगे तो ये प्लस का 2t स्क्वायर हो जाएगा, नीचे 1 प्लस टी स्क्वायर, प्लस का साइन आएगा। दूसरे की दूसरे से करेंगे 1 माइनस टी स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर। अब सोचिए यहाँ पे हर जगह आपको लिखना पड़ता है 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2 और फिर वो साइन अल्फा बाई 2 के उधर फॉर्मूले लगाने पड़ते, सिंप्लीफिकेशन करना पड़ता, लेंथी भी होता और समझने में भी दिक्कत करता यार ये। तो उम्मीद कर रहा हूं इससे आपको मजा आएगा, ये समझ में आएगा बिल्कुल। ठीक है, अब देखिए असली काम अब हो रहा है। देखो 1 प्लस टी स्क्वायर एलसीएम ले लीजिए, करेक्ट है। 1 का तो 1 बचेगा, माइनस का टी स्क्वायर प्लस का 2t स्क्वायर, तो एक प्लस का टी स्क्वायर बच जाएगा और ये कैंसिल हो रहे हैं, 1 बच जाएगा। हमें 1 ही चाहिए था वहां पर। अब देख लीजिए, बस बन गया, हो गया काम अब आपका। 1 प्लस टी स्क्वायर एलसीएम मिल गया। देखिए ये माइनस का 2t है और ये t है, ठीक।
मैं माइनस का टी यहाँ पर कॉमन लेना चाहूँगा। माइनस का टी जब यहाँ कॉमन लूँगा तो बेटा ये माइनस का 2 बचेगा, ये प्लस का 1 माइनस टी स्क्वायर बचेगा। माइनस का टी कॉमन लिया है ना, हाँ एक सेकेंड, माइनस का टी कॉमन लेंगे तो ये प्लस का 2 बचेगा, ये माइनस का 1 हो जाएगा और ये प्लस का टी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, तो 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, वो मैं आपको सिर्फ दिखाने के लिए लिखा है यहाँ पर। तो ये भी हमारा क्या बचेगा, 1 प्लस टी स्क्वायर, करेक्ट है। ओके, इस पे आ जाइए। 1 प्लस टी स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर एलसीएम ले लीजिए। ओके सर, अब क्या होगा सॉरी, हाँ तो अब क्या होगा, 2t, यहां पे आप क्या करेंगे, प्लस का t कॉमन ले लेंगे, प्लस का t, तो ये प्लस का 2 बचेगा, ये माइनस का 1 बचेगा, 2 में से 1 गया तो ये 1 बचेगा, और माइनस माइनस प्लस टी स्क्वायर बचेगा। सेम यहां पर करेंगे आप, 1 प्लस टी स्क्वायर एलसीएम लेंगे, 2t स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर प्लस का टी स्क्वायर बचेगा, और प्लस 1 तो ये है ही। इससे ये कैंसिल हो गया बेटा, इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया। तो आप आंसर चेक कर लीजिए क्या आ रहा है, 1 माइनस टी और 1, मतलब क्या हुआ, 1 माइनस टेन अल्फा बाई 2 और ये टेन अल्फा बाई 2 एंड 1 इक्वल टू LHS, हैंस प्रूव्ड। ये तो लिखना पड़ेगा भाई, इसे लिखने में तो मजा आता है। तो ये था भाई सबसे मुश्किल क्वेश्चन और सबसे आसान सॉल्यूशन। अब 2 वर्ड प्रॉब्लम है इसके बाद। वर्ड प्रॉब्लम कैसे बनाएंगे भाई, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में वर्ड प्रॉब्लम कैसे बनाएंगे, वर्ड प्रॉब्लम को मैट्रिक्स में कन्वर्ट करेंगे, फिर उसकी मल्टीप्लाई कैसे कराएंगे। तो बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बनाए हैं 2 NCERT ने, तो लेट्स गो एंड सॉल्व देम। तो बच्चों अब हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 19 एंड 20, जो कि है वर्ड प्रॉब्लम। NCERT ने क्या मस्त क्वेश्चन बनाए हैं वर्ड प्रॉब्लम के नाम पर। अब आप यहाँ पर जान जाएंगे कि वर्ड प्रॉब्लम का कैसे बनाएंगे, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का यूज़ करके वर्ड प्रॉब्लम को कैसे बनाएंगे, कैसे मल्टीप्लाई होगी, कौन सी क्वांटिटी कैसे कन्वर्ट होगी मैट्रिसेस में। बट उससे पहले मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि ये जो पार्ट है ये मैं आप दूसरी बार रिकॉर्ड कर रहा हूँ। एक्चुअली क्या हुआ, हमने रिकॉर्ड कर लिया, अब जब रिकॉर्ड कर लिया और फिर जब हमने उस लेक्चर को देखा तो यहाँ से इस क्वेश्चन से उसमें ऐसी भयानक आवाज़ आ रही थी, पता नहीं माइक में क्या हो गया कि ऐसा लग रहा है कि ट्रेन चल रही है धड़ 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 धड़, हमारी आवाज़ तो कम आ रही है, कानों में से खून निकल आया। इतनी खतरनाक, तो हमने सोचा कि भैया जब सर नहीं देख पा रहे हैं तो बच्चे कैसे देख पाएंगे। तो इसी वजह से वो एक दिन ये वीडियो लेक्चर हो गया लेट। अब इसीलिए ये लेक्चर जो है वो एक दिन लेट आ रहा है। तो फिलहाल क्वेश्चन नंबर 19 को देखेंगे। तो इसमें एक क्वेश्चन है, अ ट्रस्ट फंड हैज रेज 30,000 दैट मस्ट बी इन्वेस्टेड इनटू 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स। अब हम आपको एक बात बता दें, यहाँ पर एक ट्रस्ट है, उसके पास 30,000 रुपए हैं, ठीक है। उसको इसको 2 बॉन्ड में क्या करना है, इन्वेस्ट करना है बच्चों। 2 टाइप के बॉन्ड में वो इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं कि भैया कुछ पैसा दे दें एक बॉन्ड को, कुछ पैसा दे दें दूसरे बॉन्ड को। अब फ्री में तो पैसा देगा नहीं कोई, तो वो ट्रस्ट क्या चाहेगा, इस पे मुझे क्या मिले, इंटरेस्ट मिले। उसी पे क्वेश्चन बनाया है NCERT ने। तो 30,000 रुपए हैं, ये 2 टाइप के बॉन्ड में इंटरेस्ट इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। पहला जो बॉन्ड है वो इनको 5% इंटरेस्ट पर एनम देगा, यानी कि जितना पैसा ये इसमें देंगे 1 साल के बाद 5% वो ज़्यादा करके इनको लौटा के देगा, क्योंकि वो इनके पैसे का यूज़ करेगा। और दूसरा बॉन्ड जो है उस पर इनको 7% पर एनम का इंटरेस्ट मिल रहा है, यानी कि 1 साल में 7% रुपया बढ़ जाएगा। अब ये कह रहे हैं कि हम कितना कितना पैसा इसमें इन्वेस्ट करें, इसमें कितना पैसा डालें और इसमें कितना पैसा डालें, कि हमें मतलब नहीं है। 1 साल बाद हमें 1800 रुपये चाहिए। और दूसरे केस में कह रहे हैं कितना कितना पैसा डालें जो 1 साल बाद हमारे पास 2,000 रुपये एज अ इंटरेस्ट आ जाए। ये रहा इंटरेस्ट, ये इंटरेस्ट पर एनम यानी कि 1 साल का है बच्चों। 2 साल का होता तो वो आपने पढ़ा होगा सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। तो टाइम की वैल्यू हो गई है यहाँ 1, तो टाइम तो हटा दें तो ये बचा P इंटू R बाई 100, यानी कि प्रिंसिपल की मल्टीप्लाई R बाई 100 से हो जाएगी। अब प्रिंसिपल अमाउंट कितना दें इसमें हमें तो मालूम नहीं भाई, तो हमने मान लिया X रुपया दे दो, X रुपये डाल दो इसमें। तो भाई हमारे पास है 30,000 रुपये, तो इसमें कितने बचेंगे। तो बालको प्यारे बालको सीधी सी बात है, इसमें डालोगे 30,000 माइनस X। ठीक है, बात बिल्कुल क्लियर हो रही है।
अब मैट्रिक्स का गेम समझ लो कि मैट्रिक्स का यूज करके कैसे 1800 रुपए बनाने हैं। आपको साफ दिखाई दे रहा है कि सर x की मल्टीप्लाई होनी है 5% से, यानी कि 5/100 से, टाइम तो 1 हो गया है, तो ये इसका इंटरेस्ट हो गया। फिर सर प्लस होना है 30,000 माइनस x, और मल्टीप्लाई होनी है 7% से, यानी कि 7/100 से। पहले बात को समझ लीजिएगा, पहले मैं समझा दूं, और उसके बाद हमें जो इसका उत्तर चाहिए वो चाहिए 1800 रुपया, 1800 रुपीज ओनली। ठीक है, तो इसकी मल्टीप्लाई इससे प्लस इसकी मल्टीप्लाई इससे। अच्छा जी, बीच में प्लस आ रहा है, मैट्रिक्स में भी तो कुछ ऐसा सिखाया था। वाह भाई वाह, बन गई बात। देखो जरा, इसमें से एक बना लो रो मैट्रिक्स, अब समझ लो, और एक बना लो कॉलम मैट्रिक्स। अब भाई मास्टर को कैसे पता कि पहले रो रखना है बाद में कॉलम रखना है? धीरज रखो, सब समझाएंगे एक एक चीज, क्योंकि पता है सर बिना प्रूफ के, बिना सबूत के कुछ पढ़ाते नहीं है। ठीक है, अब सुनो, तो अब आपकी मर्जी है, आप रुपीस को इसमें डाल लो, यानी कि जो प्रिंसिपल वैल्यू है वो इसमें डाल लो 30,000 माइनस एक्स, और इंटरेस्ट को इसमें डाल लो 5%, मतलब 5/100, और इधर 7/100, या आप रुपीस इसमें डाल लीजिए प्रिंसिपल वैल्यू, इंटरेस्ट इसमें डाल लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट हम कह रहे हैं पहले रो रखना बाद में कॉलम रखना। रीजन सुन लो भाई, ये रो मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर कितना है? 2 मतलब 1 × 2, एक रो है 2 कॉलम है, ठीक है, एक एलिमेंट ये पूरा है, और ये 2 × 1 है। मल्टीप्लाई का रूल बताओ सर, कॉलम इन फर्स्ट मैट्रिक्स बराबर रो इन सेकंड मैट्रिक्स। ठीक है, जो इसकी रिजल्टिंग मैट्रिक्स आएगी वो क्या होगी सर? 1 × 1, यानी कि एक सिंगल नंबर आएगा जो कि हमें 1800 रुपए के इक्वल लिख सकते हैं, क्योंकि हमें 1800 चाहिए, इन दोनों को मिला के 1800 आएगा। अगर तुम बच्चों इसका करते उल्टा, यानी कि पहले रखते 2 × 1 वाली, यानी कि कॉलम मैट्रिक्स, ऐसे कर देते हैं, और बाद में रखते रो मैट्रिक्स, यानी कि 1 × 2 वाली, तो मल्टीप्लाई तो हो जाती, लेकिन जो यहाँ पे मैट्रिक्स बनती वो बनती 2/2 की। अब इस 2/2 को 1800 के इक्वल कैसे कर देते? क्योंकि इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स तभी लगती है जब दोनों के ऑर्डर बराबर होते हैं। तो यहां से इतनी बात सीख लो सर जी से, अगर इस टाइप की वर्ड प्रॉब्लम आए तो जो भी 2 टाइप की क्वांटिटी आपकी बने, एक को रो मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर देना, एक को कॉलम मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर देना, पहले रो रखना है बाद में कॉलम रखना है, और उसको इंटरेस्ट वगैरह या जो भी कॉस्ट दे रखी होगी कम्योडिटीज की उसके इक्वल कर देना। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन इसी टाइप से है, कॉस्ट निकालनी है उसमें। तो अब आपको ये बात बिल्कुल धन धनाधन दिमाग में फंस गई होनी चाहिए, ये कहना चाह रहा था। चलिए ठीक, तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये हो गया आपका, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। सही है, समझ रहे हो ना बात को? एकदम बिंदास कर दो भाई, मल्टीप्लाई कर दो। x की कराओगे 5/100 से तो ये हो जाएगा 5/100। अरे सर क्या आपको दिखाई नहीं दे रहा ये डिवाइड हो रहा है? अरे बेटा आंखें प्रॉपर काम कर रही हैं, 6/6 की नज़र है, दिखाई दे रहा है। बट 100 जो है वो LCM बन जाएगा, कैलकुलेशन में जो है वो आसानी हो जाएगी। इसी को करते हैं पार की नज़र। तो पार की नज़र रखोगे अभी समझ में आ जाएगी, चीते की चाल और बास की नज़र, समझ रहे हो ना? हाँ, इसी तरीके से बन जाएगी। हो गया भाई, इसकी मल्टीप्लाई इससे, इसकी मल्टीप्लाई इससे, प्लस लग गया बीच में, किसके इक्वल है ये? 1800 के। ठीक है, अब ये हटा दें, चलो इसको हटा देते हैं। क्या होगा भाई? 100 ले लो LCM, 100 LCM आ गया, 5 की मल्टीप्लाई x से होगी बेटा, क्या बन गया? 5x बन गया। 30,000 की 7 से होगी, क्या बन गया? 2,10,000। x की -7 से होगी, माइनस का 7x इक्वल 1800। 5x - 7x माइनस का 2x बचा, 18 की 100 से मल्टीप्लाई हुई, 1,80,000 हो गया, माइनस का 2,10,000 माइनस में चला गया, मतलब प्लस का 2,10,000 माइनस में चला गया। अच्छा जी, इसको भी हटा लो अब। तो इधर बचा माइनस का 2x, इधर 1,80,000 से 2,10,000 जाएगा, कितना बचेगा? माइनस का 30,000। 2 से कैंसिल कर दो, x इक्वल टू 15,000 आ गया आंसर। यानी कि पहले बाउंड में हमने माना था x रुपया हमको इन्वेस्ट करना चाहिए, तो वी शुड इन्वेस्ट रेस्ट 15,000 इन फर्स्ट बॉन्ड, एंड सेकंड बॉन्ड में कितना करना चाहिए था? 30,000 माइनस x। तो उसका भी आंसर जब 30,000 से 15,000 को माइनस करोगे तो वो भी 15,000 आएगा। यानी कि एक काम करो भाई, ट्रस्ट को जो है सजेशन दो। अगर आप ट्रस्ट के अकाउंटेंट हैं तो आप ट्रस्ट को सजेशन देंगे कि सर क्या करिए,
15,000 रुपये 7% वालों को दे दिए, 15,000 रुपये 5% वालों को दे दीजिए। 1 साल बाद धन धनाधन 1800 रुपया कमाई हो जाएगी धड़ से। 2000 वाला, अब मैंने आपको बना दिया अकाउंटेंट, आप करिए और बताइए 2000 रुपये कैसे बनाएंगे इंटरेस्ट के। दिस क्वेश्चन इज अप टू यू। ठीक है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करिएगा, जो भी लोग ईमानदारी से इसको करेंगे। अब आते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 20 पे। सर ये तो बड़ा अच्छे से समझ में आ गया, कैसे वर्ड प्रॉब्लम को बनाना है, कौन सी रो रखनी है पहले, कौन सा कॉलम रखना है। सर एकदम बिंदास समझ में आ गया। बिंदास समझ में आ गया तो बहुत ही अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर 20, आ जाओ भाई 20 पे। चलो भाई देख लो 20। अ बुक शॉप ऑफ पर्टिकुलर स्कूल हैज 10 डजन केमिस्ट्री बुक्स, 8 डजन फिजिक्स बुक्स एंड 10 डजन इकोनॉमिक्स बुक्स। एक स्कूल है, उसमें 10 दर्जन जो हैं, 8 डजन वो केमिस्ट्री की बुक्स हैं, केमिस्ट्री बुक्स। उसके बाद 8 डजन फिजिक्स बुक्स हैं, दोनों अपने मतलब की किताबें हैं PCM वालों के लिए। उसके बाद 10 डजन इकोनॉमिक्स की बुक हैं, वही खतरनाक सब्जेक्ट, 10 डजन इकोनॉमिक्स। मगर भाई इकोनॉमिक्स पे चल रहा है देश, इकोनॉमिक्स बहुत ज़रूरी है विकास के लिए, तो भाई इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। आगे देखिए भाई, देयर सेलिंग प्राइस रेस 80, 60 एंड 40। 80 रुपये की किताब बहुत महंगी है भाई, 60 रुपये की किताब है एक, और उसके बाद ये 40 रुपये की किताब है एक। फाइंड द सेलिंग प्राइस, हाँ कुछ ऐसा ही पूछा होगा। फाइंड द टोटल अमाउंट द बुक शॉप विल रिसीव फ्रॉम सेलिंग ऑल द बुक्स यूजिंग मैट्रिक्स अलजेब्रा। मैट्रिक्स अलजेब्रा का यूज करके पता लगाइए, अगर शॉपकीपर इन सारी किताबों को सेल कर दे तो कितना पैसा मिलेगा। एक रो बना लो बच्चों, एक कॉलम बना लो बच्चों, आंसर सिंगल में आता है, अब आपको पता चल चुका है। तो 10 डजन केमिस्ट्री की किताबें, बेटा एक किताब 80 रुपए की है, 10 डजन थोड़ी है, तो 10 डजन में कितने बने, 10 × 12, एक दर्जन में 12 होते हैं। चलो एक बात और बता दूं, डजन सभी को मालूम होगा, डजन का मतलब होता है 12, और एक मैथमेटिक्स में यूनिट और यूज होती है स्कोर, स्कोर का मतलब होता है 20। हाफ सेंचुरी 50, सेंचुरी 100, ये सब आपको पता होनी चाहिए बातें। तो कभी कभी ये डजन और स्कोर में आ जाता है, बच्चों को नहीं पता होता है, जब आप नन्हे मुन्ने थे तो छोटे क्लासेस में पढ़ाया गया था, बट दोबारा याद कर लो, क्या दिक्कत है। स्कोर का मतलब 20। चलिए तो इसे डायरेक्ट लिख देते हैं। 10 डजन में कितनी किताबें बनेंगी, 120। 8 डजन में 12 8 जा कितना होता है, 96, और 12 10 जा ये भी 120 किताबें बनेंगी। 80 रुपए की किताब, 60 रुपए की किताब, 40 रुपए की किताब, मल्टीप्लाई करोगे 120 × 80 प्लस 96 × 60 प्लस, यहाँ नीचे लिख देते हैं 120 × 40। तो क्या करें भाई, आपको बिल्कुल हलवा परोसें, चम्मच से निकालें और आपको खिलाएं क्या? तो ये भी मास्टर से करवाओगे क्या? ये खुद करो, आंसर निकालो और आंसर बताना आपका क्या आया। ठीक है, तो अब वर्ड प्रॉब्लम बिल्कुल क्लियर हो रही है, कोई डाउट होना भी नहीं चाहिए। अब इसके बाद मुश्किल क्वेश्चन जो दूसरी किताबों से हैं या जो प्रीवियस ईयर में आए हैं कॉम्पिटिशन्स वगैरह में, उनका भी डिस्कशन बहुत जल्दी करेंगे। फिलहाल एनसीईआरटी इज मदर ऑफ ऑल बुक। तो ये हो गया। अब 2 क्वेश्चन एनसीईआरटी ने ऑर्डर ऑफ द मैट्रिसेस पे बनाए हैं। ऑर्डर ऑफ द मैट्रिसेस पे आप सोच भी नहीं सकते कि ऐसा क्वेश्चन भी बन सकता है। आप सोच रहे होंगे यार ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स तो याद करने की चीज है, हमने रट भी लिया है बहुत बढ़िया से, है ना। तो ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स पे बहुत ही बेहतरीन बिंदास झक्कास क्वेश्चन बनाए हैं एनसीईआरटी ने। तो क्वेश्चन नंबर 21 और 22 डिस्कस करिए। लेक्चर होने वाला ये खत्म, राहत की सांस आपको मिलेगी। काफ़ी लंबी हो गया है, समझ सकता हूँ मैं आपकी इस टाइम कैफियत को। क्या होगी कैफियत, समझते हैं ना, कंडीशन उर्दू का वर्ड है। तो एज्यूम x, y, z, w एंड p आर द मैट्रिसेस। अरे बाप रे, बहुत सारी मैट्रिक्स भर रखी हैं, 4-5, x, y, z, w एंड p। चलो भैया सही है। आर द मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 2 × n, जो इसका ऑर्डर है वो है 2 × n। उसके बाद ऑर्डर है, थोड़ा सा जूम करते हैं, 3 × k। इसका ऑर्डर है 3 × k। इसका ऑर्डर है 2 × p एंड w का ऑर्डर है n × 3 एंड लास्ट वन जो बचा वो है p × k।
वो पीके होका वाला पीके नहीं है ये, पी फॉर पैरेट और के फॉर किंग वाला पीके है ये, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन तो देखा ही नहीं। क्वेश्चन कह रहे हैं द रिस्ट्रिक्शंस ऑन एन के पी 21, रिस्ट्रिक्शंस, क्या रिस्ट्रिक्शन लगाए जाएं इन पे, किस पे, ऑन एन के एंड पी, सो दैट, जिससे क्या भाई, सो दैट पी वाई और डब्ल्यू वाई विल डिफाइंड करे। तो बच्चों जैसा कि आपको यहां पर दिख रहा है कि P की मल्टीप्लाई Y से हो रही है और W की मल्टीप्लाई भी Y से हो रही है, तो P और Y का जो रिजल्टिंग ऑर्डर आएगा और जो WY का रिजल्टिंग ऑर्डर आएगा वो इक्वल होना चाहिए, बिकॉज हम जानते हैं दो मैट्रिक्स हम तभी ऐड कर सकते हैं जब उन दोनों का ऑर्डर सेम है। बिल्कुल सही बात सर। और दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई तभी कर सकते हैं जब हम पहले के कॉलम और दूसरे की रो के बराबर होगी। बिल्कुल सही है सर। तो P का ऑर्डर ले लो बहुत जल्दी से, P का ऑर्डर भाई P इंटू के है। Y का ऑर्डर ले लो बहुत जल्दी से, तो Y का ऑर्डर है 3 इंटू के। तो सर पहले के कॉलम दूसरे की रो बराबर होनी चाहिए, यानी कि ये दोनों इक्वल होने चाहिए आपस में, तभी इनकी मल्टीप्लाई पॉसिबल है। तो यहां से K की वैल्यू 3 आ गई और जो इसका रिजल्टिंग ऑर्डर आया वो P इंटू के आया। यहां पे लिख लेते हैं छोटा सा P इंटू के, दिखाई दे रहा है, बिल्कुल बहुत बढ़िया। और K की वैल्यू 3 है तो हम इसको P इंटू 3 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है बात? ओके। डब्ल्यू वाई, भाई डब्ल्यू का ऑर्डर क्या है, डब्ल्यू का ऑर्डर है n इंटू 3 और वाई का ऑर्डर क्या है, तो वाई का ऑर्डर है 3 इंटू के। तो पहले के कॉलम दूसरे की रो बराबर है, इसका ऑर्डर क्या आएगा n इंटू के, तो यहां पे लिख देते हैं n इंटू के। के की वैल्यू कितनी है बच्चों, के की वैल्यू 3 है, चाहो तो लिख दो वरना कोई बात नहीं है। तो अब यहां से बात सुनो, अगर हम यहाँ p बराबर p इंटू 3 लिखा है हमने, 3 है k की वैल्यू, तो चाहे 3 लिख दो चाहे k लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम बाद में देख लेंगे क्योंकि ऑप्शन कुछ इस तरीके के दे रखे हैं। तो इसमें भाई पहले, हाँ ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका ऑर्डर कितना हो गया, n इंटू के हो गया था और इसका ऑर्डर कितना हो गया था, p इंटू 3। अब एक बात और समझो, p इंटू 3 बराबर होना चाहिए, क्योंकि दो मैट्रिक्स तभी प्लस हो सकती हैं जब उनके ऑर्डर बराबर होंगे। तो p इंटू 3 बराबर होगा n इंटू के। तो यहां 3 आ रहा है, देखो k की वैल्यू तो वैसे भी 3 है, यहां भी 3 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। पहला वाला पहले के इक्वल होना चाहिए, तो इधर है p और इधर है n, तो p बराबर क्या रिस्ट्रिक्शन लग गया, p बराबर n रिस्ट्रिक्शन लग गया। तो ये मैट्रिक्स तभी डिफाइन होगी प्यारे प्यारे बच्चों जब k बराबर होगा 3 और p बराबर होगा n। ये आपको ऑप्शन नंबर में मिलेगा। कौन सा ऑप्शन है भाई, इस टाइप के क्वेश्चन कंपटीशन में आ जाते हैं, तो ये MCQs बन रहा है, देख रहे हैं आप ऑर्डर पे। पहला वाला ऑप्शन है k इज इक्वल टू 3, p इक्वल टू n। तो ये आपका हो गया बिंदास क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद, अरे मैंने ऑर्डर ही मिटा दिए। 22वां क्वेश्चन है, 22वां क्वेश्चन, उसमें लिखा है इफ n बराबर p देन ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, कौन सी भाई मैट्रिक्स, 7x माइनस 5z इज, क्या होगा? ऑप्शन सुन लो, a वाला p इंटू 2, b वाला 2 इंटू n, c वाला n इंटू 3 एंड लास्ट वन इज क्या है भाई, p इंटू n। देखो हम जानते हैं कि दो मैट्रिक्स तभी ऐड और सब्ट्रैक्ट हो सकती हैं जब उनके ऑर्डर सेम हो, तो x z सब्ट्रैक्ट हो रही है। तो सर 7 और 5 का क्या हुआ, हर एलिमेंट में x के 7 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी कि ऑर्डर चेंज नहीं होता है जब भी हम किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे x का ऑर्डर बराबर होगा z का ऑर्डर। तो x का ऑर्डर क्या था ये आपको देखना पड़ेगा। x का ऑर्डर था बच्चों 2 इंटू n, इसका ऑर्डर था 2 इंटू n। और z का ऑर्डर क्या था, तो z का ऑर्डर था तीसरा वाला, पहला दूसरा तीसरा 2 इंटू p, ठीक है। और p बराबर n वहां पे दे रखा था, ठीक। देखो भाई, पहला पहले के इक्वल है, दूसरा दूसरे के इक्वल है, 2 बराबर 2 तो आ ही रहा है और ये p बराबर n आ रहा है।
तो जो ऑर्डर x का है वही ऑर्डर y का, सॉरी z का है। तो यहाँ पर आंसर हो गया 2 इंटू एन या 2 इंटू पी, क्योंकि p की वैल्यू n के बराबर है, तो चाहे 2 इंटू एन लिख लो चाहे 2 इंटू पी लिख लो। सीधी सी बात है, n बराबर p होगा तभी इक्वल होंगी, इसलिए उन्होंने दे दिया था। तो या तो ऑर्डर 2 इंटू एन होगा या ऑर्डर 2 इंटू पी होगा। तो 2 इंटू पी तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा। अब कुछ बच्चे सोच रहे हैं सर p बराबर n है तो p इंटू एन भी तो हो सकता है। तो मेरे बच्चे, मैं आपको एक बात बताऊं, इसमें 2 रो हैं और n कॉलम है, इसमें भी 2 रो हैं और p कॉलम है। तो n कॉलम इसमें है और p कॉलम इसमें है, तो n बराबर p होना चाहिए, क्योंकि जितने कॉलम इसमें होंगे उतने कॉलम इसमें होंगे, जितनी रो इसमें होंगी उतनी रो इसमें होंगी। तो इसमें 2 रो हैं, इसमें भी 2 रो हैं, तो रो आपको 2 ही करनी पड़ेंगी, यानी कि 2 2 2 2। पहले नंबर पे तो 2 ही आना है, दूसरे नंबर पे आप n भी ले सकते हो और p भी ले सकते हो। तो p यहाँ पे हमें कहीं दिखाई दे रही नहीं रहा है, दूसरे नंबर पे मतलब कॉलम की जगह पे n दिखाई दे रहा है। तो राइट आंसर इज 2 इंटू एन। तो p इंटू एन में कंफ्यूज मत होइएगा। ये हमारी एक्सरसाइज हो गई फिनिश, खल्लास, खत्म, टाटा बाय बाय। तो अभी बहुत जल्दी आपसे मिलेंगे हम नेक्स्ट एक्सरसाइज को लेके। अब सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें तो अब स्टार्ट हो रही हैं। तो उम्मीद करते हैं ये आपको बड़े अच्छे से समझ में आया होगा और लेक्चर देखते हुए आपको काफ़ी मज़ा आया होगा, आप बोर नहीं हुए होंगे, चीज़ें अच्छे से समझ आई होंगी। तो प्लीज़ बच्चों इसी तरीके से आप सपोर्ट करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा और अपने फ्रेंड्स की भी हेल्प करिए। मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।